अड़ी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। दुश्मन से तो दुश्मन की भाषा में ही बात होगी। नए भारत की यही परिभाषा है। चीन से आंखों में आंखें डालकर भारत ने दो टूक कह दिया है कि अब बचाव नहीं करेंगे, हमला बोल देंगे, वरना जो समझौते हुए हैं उन्हें मानो। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आज की अड़ी में बात चीन के अक्खड़पन की होगी। 4 महीने बाद भी बॉर्डर पर जिनपिंग की सेना चालबाजी से बाज नहीं आ रही। सभी समझौतों को दरकिनार करके ड्रैगन ने सैन्य अभ्यास शुरू किया। वादा खिलाफी देखकर भारत का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। फिर यही तय हुआ कि अब जिनपिंग की सेना का फाइनल इलाज ही करना है और उसका बस एक ही तरीका है, जैसे को तैसा। लिहाजा जब भारत ने गतिविधि बढ़ाई तो चीन और पाकिस्तान दोनों ही मुल्कों में खौफ हाई हो गया है। हम आपको बॉर्डर की हर बड़ी खबर बताएंगे, चीन की चालाकियां समझाएंगे। हमारे साथ चीन को समझने वाले बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे परिचय कराऊं उससे पहले यह बड़ी खबर देख लीजिए। चीन के सामने सीना तान कर खड़ा नया भारत। सीमा पर 2 लाख भारतीय सैनिकों की तैनाती। चीन के खिलाफ आक्रामक मोड में भारतीय जवानों को पूरी तरह से पलटवार करने की छूट। 70 साल में पहली बार भारत का रुख बदला। 1962 के बाद पहली बार आक्रामक मोर्चेबंदी। जवानों को पूरी तरह से पलटवार की छूट। 70 साल में भारत का पहली बार रुख ऐसा। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता इस बारे में आपको और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। सुमित, मतलब इस बार सिर्फ डिफेंस नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो ऑफेंसिव होकर भी दिखाएगी सेना। बिल्कुल दिनेश, आपने बिल्कुल ठीक कहा। 1962 से लेकर अभी तक लगातार एक ही प्रोटोकॉल फॉलो होता था डिफेंस फोर्सेस का, खासतौर पर एलएसी को लेकर। लेकिन अब प्रोटोकॉल पिछले 1 साल में बदला है और यही वजह है कि जो मिरर डिप्लॉयमेंट की हम बात करते थे, खासतौर पर एलएसी के इलाकों में, वो यही थी। यानी जितनी सेनाएं चीन की एलएसी के पास मौजूद थी, उतनी ही सेनाएं भारत ने मिरर डिप्लॉयमेंट के तौर पर रखी। तो दूसरा, इसके अलावा रिजर्व फोर्सेस को ऑफेंसिव ऑपरेशंस के लिए रखा गया था पीछे, ताकि अगर चीन कुछ गुस्ताखी करने की कोशिश करता है तो ऑफेंसिव ऑपरेशंस कर उनको दोबारा से लिया जा सके। आपको याद होगा 29 और 30 अगस्त पिछले साल जब हमने कुछ ऐसे ऑपरेशंस किए थे, खासतौर पर कैलाश रेंजेस में, जिसने चीन की नींदें उड़ा दी थी, वो ऑफेंसिव ऑपरेशंस इन्हीं फोर्सेस की के बलबूते पे किए गए थे। तो ये लगातार डिप्लॉयमेंट, ये लगातार ताकत हमारी इसलिए ताकि एलएसी पर चीन को ये समझाया जा सके कि प्रोटोकॉल और समय दोनों बदल चुका है और अब भारत किसी भी ऑपरेशन को करने के लिए सक्षम है। अगर चीन ये चाहता है कि अगर चीन सामने बराबरी की बातचीत करना चाहता है तो उसके लिए भी दरवाजे खुले हुए हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सुमित, ये बहुत कमाल की इंफॉर्मेशन, और ये दिखा रहा है कि हिंदुस्तान, अगर वो ये सोच रहा है, चीन खास तौर से, कि समझौतों की बात की जा सकती है अक्रॉस द टेबल बैठकर, लेकिन उनको लागू करना जरूरी तो नहीं, क्योंकि अभी तक यही करता रहा है। वो कागजों पर सहमत होकर दिखाता रहा, लेकिन उसे लागू नहीं कर रहा था। अब उसको जवाब देने के लिए भारत ने भी स्ट्रैटेजी बदल ली है। हमारे साथ ये खास मेहमान जुड़ चुके हैं, एक बार आपको सबसे मिलवा देता हूं। ब्रिगेडियर संदीप थापर का हम इंतजार कर रहे हैं, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, और खास तौर से इस पूरे इलाके को इनसाइड आउट जानते हैं और आपको बता सकते हैं कि यहां भारत के बदले हुए रुख का क्या असर पड़ेगा। कर्नल एस डिन्नी, जिनकी तैनाती खास तौर से इन कई पॉइंट्स पर रही है जहां अभी भी तनाव चरम पर है। अशोक सज्जनहार साहब, डिप्लोमेटिक चैनल्स के हिसाब से हमको क्या करना चाहिए? क्या हमारी जो लड़ाई बंदूकों के जरिए हम सोच रहे हैं हम लड़ेंगे? दूसरा, क्योंकि चीन आप जानते हैं हमेशा से ये मानता रहा है कि वॉर इज बेसिकली पॉलिटिक्स विदाउट ब्लड शेड, और अगर यही मानना है उसका तो अशोक सज्जनहार आपको बताएंगे कि हमको क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूसुफ ऊंझावाला, जो कि एडिटर हैं इंडियन डिफेंस फोरम के, और उनके पास क्योंकि समग्र जानकारी है डिफेंस से रिलेटेड, उनके पास भी हम जाएंगे। लेकिन सबसे पहले, ड्रैगन का इलाज क्या हिंद वीरों के पास है? ड्रैगन को असल में जब कभी किसी ने उसी की भाषा में जवाब दिया है, ड्रैगन की घिघी बंधी है, और पहले असल में हिंदुस्तान को उसने कमतर आंकने की कोशिश की है। शायद वो यही मानता रहा कि हमेशा ड्रैगन हाथी पर भारी पड़ेगा, लेकिन हाथी अगर अपनी पर आ जाए तो क्या कर सकता है, उसे पहले भी महसूस हुआ है और इस बार और शिद्दत से महसूस होगा। क्यों ये बात कही जा रही है? ड्रैगन का इलाज हिंद वीरों के पास, जरा जल्दी से देखिए। एलएसी पर भारतीय जवानों की जबरदस्त तैनाती हो गई है और 1962 के बाद पहली बार करीब 2 लाख सैनिक वहां तैनात कर दिए गए हैं। पिछले दिनों में 50,000 अतिरिक्त सैनिक, एक्स्ट्रा
सैनिक वहां पर तैनात किए गए हैं। पिछले साल के मुकाबले एलएसी पर 40% ज्यादा, 40% ज्यादा तैनाती हुई है। 3 इलाकों में लड़ाकू विमानों की स्क्वाड्रन भी तैनात कर दी गई है। एलएसी पर मल्टी यूज हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। M777 होवित्जर तोप को एयरलिफ्ट करने की सुविधा भी वहां सुनिश्चित कर दी गई है। पाकिस्तान सीमा पर लगे 1 स्ट्राइक कॉर्प्स को चीन सीमा पर तैनाती के लिए भेजा गया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के सेंट्रल सेक्टर में एक डिवीजन तैनात की गई है। हर डिवीजन में कम से कम 10,000 सैनिकों की तैनाती की गई है। पानागढ़ के माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स की पूर्वी सेक्टर में तैनाती की गई। ब्रह्मास्त्र कॉर्प्स को पलटवार की जिम्मेदारी दे दी गई है। और यह दिखा रहा है कि हिंदुस्तान इस बार बहुत सीरियस है, और अगर उधर से एग्रेशन दिखाया जा रहा है तो इधर हम गुलाब का फूल लेकर खड़े होने वाले नहीं हैं। आक्रामक मोर्चेबंदी क्यों हो रही है, जरा वो भी समझ लेना जरूरी है। एलएसी के नजदीक चीन की सेना की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, और बढ़ती गतिविधियों की वजह से भारतीय सेना ने भी मिरर डिप्लॉयमेंट, मतलब उधर जितनी डिप्लॉयमेंट इधर भी उतनी ही डिप्लॉयमेंट की नीति अपनाई है। मिरर डिप्लॉयमेंट में दुश्मन के बराबर सेना की तैनाती की जाती है। जितनी सेना दुश्मन की उतनी ही सेना हमारी। और ये मिरर डिप्लॉयमेंट के साथ ये सुनिश्चित कर दिया गया है कि अगर चीन ईंट उठा रहा है तो बहुत बड़ी चट्टान के साथ जवाब मिलेगा। बाज क्यों नहीं आ रहा है ड्रैगन, क्यों नहीं आ रहा है ड्रैगन बाज, ये तो खैर पूरी दुनिया समझने में लगी हुई है, और हिंदुस्तान भी इस पहेली को समझता तो है, लेकिन ये माकूल वक्त नहीं है। वो सोच रहा था कोविड से पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही है, लेकिन फिर भी अगर चीन इसका मौके का फायदा उठाना चाहता है तो हिंदुस्तान वो नहीं करने देगा। चीन ने एलएसी के नजदीक सैन्य अभ्यास शुरू किया। पहले बातें की, डिसएंगेजमेंट की, डीएस्केलेशन की, लेकिन किया क्या? अभ्यास शुरू कर दिया, वॉर ड्रिल शुरू किए, उसके वीडियो भेजना शुरू किया। तिब्बत की विवादित सीमा पर नया रनवे बना लिया, नए एयरफील्ड्स बना लिए, वो बमरोधी बंकर बना लिए जिसमें लड़ाकू विमान अंदर छिपा कर रखे जाते हैं। लेकिन सैटेलाइट इमेजेस में सब कुछ क्लियर हो गया। नए एयरफील्ड्स, जैसे मैंने आपको बताया, बनाने का काम अब भी जारी है। लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार उसने तैनात कर दिए, रॉकेट रेजिमेंट और फाइटर जेट्स तैनात कर दिए। एलएसी के नजदीक चीन ने एयर डिफेंस मैकेनिज्म बढ़ा दिया। दक्षिणी पैंगोंग में चीन ने तैनाती कम नहीं की। तिब्बत क्षेत्र में पहली इलेक्ट्रिक बुलेट ट्रेन उसने शुरू कर दी ताकि बहुत जल्दी से रसद और सैनिक पहुंचाए जा सकें लड़ाई की स्थिति में। चीन ने नई स्पेशल मिलिट्री विंग बनाई। होटन और निंगचे एयरबेस पर S-400 स्क्वाड्रन की तैनाती कर दी। इसीलिए हिंदुस्तान ने अपनी सतर्कता का स्तर भी बढ़ा दिया, और अब बढ़ा हुआ यह स्तर बता रहा है कि पहले जो समझौता हुआ था कि गोली नहीं चलेगी, इसीलिए गलवान में झड़प की रात में हिंदुस्तान के वीरों ने अपनी तरफ से कोई फायर नहीं किया। उन्होंने कटीले तार अगर उठाए तो हिंदुस्तानियों ने उनको सबक सिखाया। लेकिन इस बार सेना को छूट है कि अगर जरूरत हो तो फिर बंदूकों का मुंह भी खोल दिया जाए। इसके मायने समझने की कोशिश करते हैं। ब्रिगेडियर संदीप थापर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का स्वागत करता हूं, लेकिन चर्चा की शुरुआत लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब के साथ। गुरमीत साहब, क्या दिखा रहा है ये सब? दिनेश जी, आपने बहुत विस्तार से बताया कि चाइना की तरफ में क्या तैयारियां हो रही हैं। अभी हाल ही में रक्षा मंत्री जी ईस्ट लद्दाख गए थे और सीडीएस जनरल बिपिन ने हिमाचल का दौरा किया। आपको याद होगा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब आर्यन साहब के साथ में ईस्ट लद्दाख गए थे, और कुछ देर पहले उन्होंने अरुणाचल प्रदेश का भी दौरा किया था। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पिछले साल 15 जून को हुआ था, जो गलवान इंसिडेंट था, जिसने साहस, शौर्य और पराक्रम का एक वो दृश्य दिखाया पूरे विश्व को और भारत को, और खासतौर पर चाइना को। जिस प्रकार से चाइना ने 12 फरवरी को फेज 1 जो विड्रॉल किया नॉर्थ और साउथ बैंक से, वहां से पता चल गया कि वो पहली बार हिस्ट्री के अंदर में किस प्रकार उसको उल्टे कदम लेने पड़े। लेकिन इस साल में जो चाइना ने किया है उसके ऊपर में भारत की पहली नजर है, इंटेलिजेंस, मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस के जरिए। और इससे ये पता चलता है उसके जो एयर बेसिस हैं उसको किस प्रकार वो डेवलप कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर और अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर बना रहा है। उसने ट्रेनिंग एक्सरसाइज की है, पाकिस्तान एयरपोर्ट के साथ में जॉइंट एयर एक्सरसाइज किया है। उसके अलावा जो डेप्थ एरिया है वहां पर काफी तादाद में एक्सरसाइज की है उसने, और जो फॉरवर्ड जो इलाके हैं उनके अंदर में टैंक्स और गन्स और रॉकेट फोर्सेस को भी इंडक्ट किया है। 90% जो इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है सर, ये समझने की कोशिश है। क्या कोविड के दौर में वो ये समझ रहा है कि वो अपनी जमीन हड़पो नीति को और आगे बढ़ा सकता है? क्या ये उसकी मंशा है, या उसकी मंशा ये दिखाने की है कि हम आपसे ज्यादा समर्थ हैं? ये ब्रिगेडियर संदीप थापर, मैं आपके पास आ रहा हूं और उसके फौरन बाद डिन्नी साहब आपके पास आ रहा हूं। ये थापर साहब क्या ये दिखाना है कि हम बहुत समर्थवान हैं, हम बहुत आगे हैं,
या ये दिखाना है कि पहले ही हम अपने कहे हुए को निभाते नहीं रहे और इस बार भी वैसा कुछ कर सकते हैं, लिहाजा हमारा वो जो डिसेप्शन वाला एंगल है वो आपको हमेशा चकित ही रखेगा? क्या है इसके पीछे मंशा? देखिए, पिछले साल जो हुआ हम सबको पता है, चाइना ने अब बड़ी सोच समझ के एक रणनीति अपनी अपनाई। उन्होंने कुछ हरकत, फॉरवर्ड मूवमेंट की। उन्होंने ये नहीं सोचा, उन्होंने मिसकैलकुलेट किया कि हिंदुस्तान कैसे जवाब देगी। उन्होंने सोचा, उनकी कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग थी, उन्होंने सोचा हम कुछ इलाका पकड़ के अपने आप को एक सुपर पावर दिखाएंगे कि हमने इतने बड़े देश को धूल चटाई है। लेकिन जो हिंदुस्तान की फौज ने काउंटर एक्शन लिया, उससे चाइना के जो फॉरवर्ड ट्रूप्स थे उनको मुंह को खानी पड़ी। हम सबको पता है क्या हुआ। तो अब उनके पास एक फेस सेविंग जेस्चर नहीं बचा। हमने, जैसे आपने बोला, मिरर डिप्लॉयमेंट की, आपने इतनी डिटेल में बताया क्या क्या डिप्लॉयमेंट हुई। अब ऐसी एक सिचुएशन बन गई है उस इलाके में कि एक तरीके से बराबरी है और दोनों पार्टियों में से कोई ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता जिससे कि उनको कुछ फायदा हो। अब चाइना को प्रॉब्लम हो गई है कि उन्होंने बड़े सीना ठोक के ये हरकत की थी कि हम हिंदुस्तान को थोड़ा सबक सिखाएंगे, अपनी पोजीशन दिखाएंगे एशिया में कि हम सुपर पावर है एटलीस्ट इस सेक्टर में। लेकिन वो अब हो नहीं पाया। तो अब उनको मुंह बचाने के लिए, फेस सेविंग जेस्चर के लिए कुछ हरकत करनी। हालांकि रेट्रोस्पेक्टिवली ये देखना और पूछना जायज तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी एक कौतूहल है और उसको पत्रकार सुलभ कौतूहल ही कह लीजिए, और कई एक्सपर्ट से बात करने के आधार पर है। ये कहा जा रहा है कि अगर ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप वाला जो हमारा एडवांटेज था वो हमने अपने पास रखा होता, नेगोशिएशन में उस एवज में नहीं दे दिया गया होता जिस पर वो हम मान गए, तो आज चीन को बहुत हद तक काबू में रखा जा सकता है। ये आपसे जानने के लिए मैं पहुंचूंगा दोबारा आपके पास, लेकिन डिन्नी साहब, क्या ये मिरर डिप्लॉयमेंट वाकई है या एक्चुअली सैनिकों की तादाद के हिसाब से मिरर डिप्लॉयमेंट माना जा रहा है? घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नहीं दिनेश जी, ये एक्चुअली में मिरर डिप्लॉयमेंट है। उसका कारण भी मैं बताऊंगा, क्योंकि जैसे इससे पहले गुरमीत साहब भी बोल रहे थे, जो ये जो पिछले साल जो गलवान के जो इंसिडेंट के बाद भारतीय फौज ने वहां पर अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा दिया है। जैसे पहले वहां पर सिर्फ एक डिवीजन रहता था, आज की तारीख में 2 डिवीजन आ गए। तो इसका मतलब है कि वो पूरे एरिया को एरिया को और नजदीक से देखा जा सकता है ना, और क्लोजली मॉनिटर किया जा सकता है। सेकंड चीज है जो ऑफेंसिव की बात कर रहे थे, जो आपका रिपोर्टर सुनीत कह रहा था, जिसकी वजह से पेंगोंगसो, साउथ पेंगोंगसो में हमने जो कैलाश रेंज पे हमने जो कैप्चर किए थे, उसकी भी पोटेंशियल अब आ गई है। तो ये मिरर डिप्लॉयमेंट के साथ ही हमारे पास एक ऑफेंसिव पंच भी आ गया है, जिसकी वजह से चाइना जो है जिस स्थिति से नॉर्थ पेंगोंगसो में जो जितना मैक्सिमम एरिया था वहां से वापस गया। मैं जानता हूं कि बाकी एरिया में अभी भी चल रहा है वो, जैसे ब्रिगेडियर थापा साहब बोल रहे थे, धीरे धीरे करके ही जाएंगे, वो एकदम से नहीं आएंगे। लेकिन मिरर डिप्लॉयमेंट जरूर है, और उसी मिरर डिप्लॉयमेंट के वजह से ही ये 50,000 जो ट्रूप्स है और जा रहे हैं, क्योंकि उनकी चेंज भी करनी होती है। भारतीय सेना ऐसा नहीं है कि हम परमानेंटली वहां बैठे रहेंगे, क्योंकि ये जो सेना है उनको पीस टू फील्ड जो कॉम्बिनेशन है उसको, फिर हाई ऑल्टीट्यूड में एक फिक्स टाइम होता है, उसको भी चेंज करना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि ये जो अभी के हालात है, जो न्यू नॉर्मल है, उसकी मांग है, उसकी वजह से ये इंक्रीज ऑफ ट्रूप्स देखा जा रहा है। न्यू नॉर्मल की मांग है और इसी वजह से ये स्विल ऑफ ट्रूप्स देखा जा रहा है। लेकिन अशोक सज्जनहार साहब, जब ग्लोबल टाइम्स ये लिखता है कि असल में ये क्वाड में जो ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया को ड्रैगन के खिलाफ भड़का दिया जाए और इस तरीके से एक बड़ा तबाही वाला नुकसान इंडिया खुद का कर बैठे फौरन, और बाद में ड्रैगन को भी थोड़ा बहुत इससे नुकसान हो सकता है। एक्चुअली क्या वो भड़काने की कोशिश भी कर रहा है दूसरी तरफ से चीन? देखिए, बात ऐसी है दिनेश जी, जो ये इन देशों को, भारत को भड़काने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भड़काने का काम किया है ये चीन की अपनी हरकतों ने किया है। देखिए, जब वहां पर 2017 में, जिसको कहा जाए क्वाड 2.0, क्योंकि क्वाड 1.0 तो पहले हो गया था, 2004 में हो गया था, क्वाड 2.0 2017 में आया। आपने देखा है जो पहली 3, 4, 5 जो मीटिंग हुई है, सब केवल जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर, मतलब जूनियर मिडिल लेवल ऑफिसर पर हुई।
परंतु ये जो चीन की हरकत थी जो उसने 15 जून को हुआ, उसके तुरंत बाद वहां पर पहले यूएन जनरल असेंबली के साइडलाइंस पर आपने देखा है वो मीटिंग हुई मिनिस्टर लेवल, और उसके बाद टोक्यो में मीटिंग हुई। तो ये चीन की हरकतें हैं जिससे की वजह से भारत को मजबूर होना पड़ा है। नहीं तो भारत अपने दोनों जो संबंध हैं चीन के साथ, अमेरिका के साथ, क्वाड के साथ, उनको बैलेंस किए हुए था। परंतु ये चीन की हरकतें, देखिए मैं एक और बात कहना चाहूंगा, आपने जो प्रश्न पूछा है, तो चीन ये समझता था जो जैसे और देशों को, जैसे साउथ चाइना सी में वियतनाम है, फिलीपींस है, मलेशिया को है, उसने गीदड़ भपकी देकर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से उसने सारा काम कर लिया है, पूरी साउथ चाइना सी पर अपना कब्जा कर लिया है विदाउट फायरिंग अ शॉट। भारत में भी उसने सोचा था विदाउट फायरिंग अ शॉट, ये जो जिस आपने इस रैग का नाम लिया है ग्लोबल टाइम्स का, तो उसमें भाई हम इतनी बड़ा चढ़ाकर बातें करेंगे जो भारत इससे डर जाएगा। भारत इससे डरा नहीं, और इसीलिए मैं ये अग्री करता हूं जो वो उसने मिसकैलकुलेट किया है, बहुत जबरदस्त मिसकैलकुलेट किया है, परंतु ये मैं नहीं मानूंगा जो वो उसको फेस सेविंग कर रहा है। देखिए वो समझता है जो उसकी आर्थिक स्थिति है बहुत अच्छी है भारत से, वो प्रेशर पॉइंट्स पूरे 3500 किलोमीटर पर करेगा भारत को, और भारत इसका भार सह नहीं पाएगा। उसका स्ट्रैटेजी मुझे ये लगता है, और ये संदेश भेजना चाहता है अमेरिका को और यहाँ पर एशिया में भारत के पड़ोसियों को, जो भारत हमारे चीन के सानी का नहीं है। मतलब क्या मैं इसको ये समझूं सर कि उसको सबसे ज्यादा इस समय चिंता शायद क्वाड की ही हो रही है? अगर इस मामले में वो सीधे क्वाड पर अटैक कर रहा है तो क्या उसको इस अलायंस से बहुत बड़ी दिक्कत है क्या, और उसके खिलाफ ये बहुत फॉर्मिडेबल अलायंस है क्या? ये मैं जानने के लिए आगे आपके पास आऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं चल रहा हूं यूसुफ ऊंजावाला के पास। अगली ब्रेकिंग तैयार रखिए। यूसुफ ऊंजावाला, ये मौजूदा स्थिति क्या दिखाई दे रही है, कितनी दूर तक जाती दिखाई दे रही है, और इस समय कौन कितने पानी में दिखाई दे रहा है आपको? कि ये तो लंबा चलने वाला है, ये तो अभी एक स्पष्ट है। जो पिछली बार भी जो सुमदोरोंगचू में हुआ था बहुत सालों तक चला था, तो अभी तो ऐसा है कि मिरर डिप्लॉयमेंट हुई है, पर इसमें पहल तो अभी भारत को करनी है, क्योंकि चीन तो एकदम संतुष्ट होकर बैठ गया है। अगर से आप इनके जितने भी स्टेटमेंट्स देखेंगे, जब से हम लोगों ने साउथ पैंगोंग से विड्रॉ किया जो कैलाश ट्रेन से, उससे पहले तो वो बात नहीं करना चाहता था। जब हम लोगों ने एक्शन लिया वहां पे, उसके बाद वो टेबल पे सीरियसली डिस्कशन करने लगा। पर जब से विड्रॉल हुआ है तब से वो बोल रहा है कि भाई अब तो कुछ बाकी नहीं रहा बात करने के लिए, अब जो है वो अब नॉर्मलाइज कर लिए रिलेशंस, अब बॉर्डर को और अपने बायलैटरल रिलेशंस को अलग अलग नहीं, ये सिर्फ तो बातें की ना उसने, ये तो सिर्फ बातें की, लेकिन उसने उधर किया क्या? अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंट किया, अपने नए एयरपोर्ट से बेशक उसने सिविलियन के नाम पर बनाए, उसका कभी भी मिलिट्री इस्तेमाल करेगा, तो उसने बातचीत की आड़ में किया क्या है, ये तो किसी से छिपा नहीं है। सुमित, मैं फौरन बाद आपके पास आ रहा हूं। हाँ, तो ये तो है ना, तो स्पष्ट है ना, जितने भी अग्रीमेंट्स थे सबको वायलेट किया उसने। तो ये क्या करता है चाइना की, जितने भी अग्रीमेंट्स बना लो और बांध लो सामने पार्टी को, हम लोग फिर वो अग्रीमेंट को फॉलो करते हैं, और जैसे सलामी स्लाइसिंग लाइन पर करता है, वो अग्रीमेंट के भी सलामी स्लाइसिंग करता है। दे कीप टेस्टिंग, जो होती है वो टेस्ट करते रहते हैं अपनी कितना आगे और जा सके, कितना लेवल, एक थ्रेशोल्ड जो है वो टेस्ट करते रहे। तो यही चलता रहा है चीन का, उसने साउथ चाइना सी में भी ऐसा ही किया है। थ्रेशोल्ड टेस्टिंग, ये बहुत बड़ी बात, और इसी को हमारे एक्सपर्ट्स लगातार कहते रहे हैं कि ये ब्रिंकमैनशिप लगातार चली है चाइना की तरफ से। हिंदुस्तान खुद को इसके लिए कैसे तैयार कर रहा है, सुमित के पास चलेंगे हम। उससे पहले अहम खबर देख लीजिए। सीमा पर भारत की ताकत देखकर चीन परेशान, ग्लोबल टाइम्स पर चीन का खौफ आया सामने। राजनाथ सिंह के लद्दाख जाने से डरी जिनपिंग की सेना। राजनाथ के दौरे से भारत चीन रिश्ते खराब होंगे, कहा ग्लोबल टाइम्स ने। डरपोक चीन ने कहा हमसे टकराओगे तो तबाह हो जाओगे। संदीप, सुमित, इनको मालूम है क्या तबाही क्या होती है? लेकिन निश्चित तौर पर दिनेश, मैं इससे पहले अगर आपको बताऊं, क्योंकि चीन की अगर स्ट्रैटेजीज पर आप गौर करें तो 3 चीजों पे महत्वपूर्ण काम वो करता है। पहला है सलामी स्लाइसिंग, धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना, फिर उसी इलाके में एक बड़ा सरप्राइज दे देना सामने वाली कंट्री को, और तीसरा अगर वो सरप्राइज सक्सेसफुल होता है, सामने वाली कंट्री उनके सामने खड़ी होती है, तो फिर निगोशिएशन करना और टाइम बाइंग टैक्टिक्स के ऊपर काम करना। चीन ये सारी स्ट्रैटेजी भारत के साथ भी अपना रहा है, लेकिन चीन ये भी समझ गया पिछले 1 साल में कि भारत की मजबूती उन इलाकों में चीन से अब ज्यादा हो चुकी है, 62 की बात नहीं रही है। दूसरा, जो आपने लगातार रक्षा मंत्री की बात की, रक्षा मंत्री ने 3 इंपॉर्टेंट बात अपने लद्दाख के दौरे में की जो चीन के लिए
साफ संदेश था। पहला ये कि भारत ने आज तक किसी देश पर अपना आक्रमण नहीं किया है, हमला नहीं किया है। दूसरा ये कि ये कनेक्टिविटी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे वहां फॉरवर्ड लोकेशन में बसे सिविलियंस के लिए। और तीसरा ये कि पड़ोसियों को यही रहना, यानी हमको भी, चीन को भी, पाकिस्तान को भी, सबको यहाँ रहना है। तो चीन को ये संदेश था कि हम बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अगर आप साफ नियत से आएंगे तभी बातचीत हो सकती है। दिनेश, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, और हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो भारतीय रक्षा मंत्री को भारतीय टेरिटरी में जाने पर नसीहत दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? जिन्होंने असल में तय क्या किया था और कर क्या रहे हैं वो देख लीजिए। भारत और चीन के बीच में तय क्या हुआ था, और उसमें जो ब्लैक एंड व्हाइट में बात कही गई थी, असल में क्या वो लेटर एंड स्पिरिट में लागू की गई? देखिए जरा। 11 फरवरी 2021 में पैंगोंग लेक को लेकर समझौता हुआ। यह समझौता, उसमें यह भी था कि दोनों देश जवानों को पीछे हटने को लेकर राजी हो चुके हैं और पूर्वी लद्दाख की सीमाओं से भारत और चीन अपने जवान हटाएंगे। समझौते के मुताबिक फिंगर 9 तक जाएगा चीन और भारतीय सेना फिंगर 3 की धन सिंह थापा पोस्ट तक रहेगी। नॉर्थ और साउथ बैंक पर मौजूद जवान भी पीछे हटेंगे। यह बात तय हुई थी, और बात यह भी तय हुई थी कि बाकी जगहों से भी धीरे धीरे हम डीएस्केलेट करेंगे, डिसंगेज करेंगे। क्या हुआ था? एलएसी पर चीन की वादा खिलाफी क्या देखने को मिली है, जरा देखिए। हॉट स्प्रिंग मतलब पेट्रोल पॉइंट 14, गोगरा 17A और डेप्सांग उधर 10 से 13, ये पूरी जगहों पर चीनी सैनिक कम नहीं हुए हैं। पेट्रोल पॉइंट 15 और 17A से चीन को हटाने पर, सेना को हटाने को लेकर चीन पलट गया है और उसने अपने सैनिकों की तैनाती वहां से कम नहीं की है, और यह भारत के लिए चिंता की बात है। चीन चालबाज है तो फिर हमारे पास मौजूद उसका इलाज है। चीन चालबाज होगा फाइनल इलाज। भारतीय जवान तैयार, पहले से ज्यादा डिप्लॉयड, मिरर डिप्लॉयमेंट जो हम आपको लगातार बता रहे हैं। एलएसी पर फरवरी 2021 दूरी 150 मीटर की चीनी सैनिकों के और भारतीय सैनिकों के बीच में, और जून 2021 दूरी 8 किलोमीटर चीनी सैनिकों और भारतीय सैनिकों के बीच में। लेकिन अगर कहा हुआ नहीं निभाया जा रहा है तो फिर अब इधर से भी आप पलटवार देखेंगे। खासतौर से भारत के लिए चिंता का सबब यह है कि डेप्सांग प्लेन में, नीचे हॉट स्प्रिंग में, गोगरा में क्या होने वाला है। और इसको लेकर सुमित, बहुत जल्दी से मैं आपसे एक अपडेट लेकर मैं अपने एक्सपर्ट्स के पास जाता हूं। इधर हिंदुस्तान की स्ट्रैटेजी क्या होगी? घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। देखिए, हिंदुस्तान की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है। अगर आप देखें तो भारत ने पहले दिन से डिसएंगेजमेंट और टोटल डी एक्सेलरेशन की बात की और यह कहा है कि यथास्थिति जो अप्रैल 2020 में थी वही आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी, यानी चीनी सेनाओं को और ज्यादा पीछे जाना पड़ेगा, अपने डेप्थ एरियाज के अंदर उन इलाकों को खाली करना पड़ेगा। हालांकि अभी भी जो सेनाएं हैं वो थोड़े डिस्टेंस पे जरूर हैं भारत और चीन की, लेकिन चीन जो है वो कई इलाकों में बहुत आगे, चाहे गोगरा कह लीजिए, हॉट स्प्रिंग कह लीजिए या आप गलवान कह लीजिए, इसमें बहुत आगे तक अपनी सेनाओं को लेकर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को आ गया है। और यही बात है, भारत कह रहा है कि अगर फेज 2 का डिसएंगेजमेंट ना सिर्फ इन इलाकों में बल्कि डेप्सांग के इलाकों में भी आपको करना पड़ेगा। दिनेश जी, मैं इसको लेकर अब गुरमीत साहब आपके पास एक बार फिर से आ रहा हूं। असल में लगभग 1 साल 1.5 साल से हम यही चर्चा कर रहे हैं, हम लगातार इस बारे में बात कर रहे हैं कि उधर से क्या धोखे दिए जा रहे हैं, कौन सी बातें ऐसी हैं जो नहीं मानी जा रही हैं, और अब 12वीं बैठक होने वाली है WMCC की। सर, एक्चुअली हम कितना प्रोग्रेस कर पाए? दिनेश जी, देखिए, अगर विश्लेषण करें तो जो फेज 1 था विड्रॉल का, जो डिसएंगेजमेंट का, वो तो बहुत स्पीड से हुआ और एकदम बिल्कुल ना केवल डिसएंगेजमेंट हुआ लेकिन लैंड फॉर्म भी बिल्कुल ओरिजिनल शेप में करके गए हैं। लेकिन उसके बाद में कोई भी उसमें फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हुआ है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना और PLA में ट्रस्ट नहीं है, और दूसरा थ्रेट अभी भी बना हुआ है, यानी कि चुनौती अभी भी है और भारत को हर वक्त किसी भी चुनौती के लिए, किसी भी कॉन्टिजेंस के लिए एकदम तैयार रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात जो समझ में ये आई है कि जो चाइना है उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हैं, उसने एग्रीमेंट्स को तोड़ा है। और दूसरी बात ये है, PLA की, उनकी जो सोल्जर्स हैं, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी असलियत सामने में आई है। मैं इसी पॉइंट पर जाना चाहता हूं सर, मैं इसी पॉइंट पर जाना चाहता हूं कि हमको ये मालूम था कि वो भरोसे के काबिल नहीं है, वो कहा हुआ कितना निभाएगा ये भी हमें मालूम था। मैं संदीप थापर साहब, जो सवाल आपके पास छोड़कर गया था, क्या ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप हमने सस्ते में जाने दिए? जी नहीं, मैं ये नहीं समझता।
मैं ये समझता हूँ कि जो कमांडर हैं वहां पर, जो GOC हैं, 3DIF के जो कोर कमांडर हैं, जो आर्मी कमांडर हैं, वो ग्राउंड पे पोजीशन को अच्छी तरह समझते हैं। वो ये भी समझते हैं कि किस टैक्टिकल पोजीशन को कहां तक होल्ड किया जा सकता है, कहां तक प्ले किया जा सकता है, और जो उन्होंने डिसीजन लिया है, मे बी आपको या हमें इससे वाकिफियत नहीं है या हमें समझ नहीं आ रहा, लेकिन मेरे विचार में जो कमांडर्स हैं उन्होंने बहुत सोच समझ के एक डिसीजन लिया है। कोई वजह है कि कोई वजह है, और हर एक बात जो स्ट्रैटेजी से ताल्लुक रखती है वो पब्लिक एट लार्ज को नहीं बताई जाती है। लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं अशोक सज्जनहार साहब, एक बात तो शायद शेयर की जा सकती है लोगों के साथ कि अब एक्चुअली जो मिलिट्री कमांडर्स के बीच में बातें हो रही हैं उससे तय हो रहा है कि डिप्लोमेटिक चैनल्स अपनी बात में क्या रुख रखेंगे, या डिप्लोमेटिक चैनल से तय हो रहा है WMCC की बैठक में क्या होगा सर? नहीं, देखिए, WMCC की बैठक तो अभी हुई है, 2-3 दिन पहले हुई है। अभी तो कोर कमांडर्स की मीटिंग होने वाली है कुछ दिनों में। वो कह रहे हैं 12th राउंड जो है वो उसमें होने वाला है। तो देखिए, असली जो मेरे विचार से कोई अगर निष्कर्ष निकलेगा या नतीजा निकलेगा वो तो फिर कोर कमांडर की मीटिंग में होगा। परंतु हमें जो करना है, जो आप पहले बात छोड़कर गए थे, चाहे वो क्वाड हो, चाहे G7+4, चाहे D11 डेमोक्रेटिक कंट्रीज, चाहे हमारा जो EU और इंडिया का अभी जो समझौता हुआ है, या फिर ये B3W आप कह रहे हैं, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, तो ये वाले सब जो चीजें हैं, या हमारा एक्सटर्नल बैलेंसिंग है, या इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है यूरोप से, देखिए इस सभी तरीके से चीन के ऊपर हमें दबाव बनाकर रखना है। और वो वाला दबाव है, और फिर दूसरा है आर्थिक स्थिति से, क्योंकि चीन क्या चाहता है? चीन चाहता है जो आपके जो कुछ भी हो रहा है बॉर्डर पर वो वहां पर रहे, परंतु आपकी जो इकोनॉमिक रिलेशन। तो क्या सर आपका इशारा यह है कि हमको आर्थिक मोर्चे पर और सख्ती के साथ कदम उठाने चाहिए, और उससे तय होने लगेगा कि बॉर्डर में भी चीजें कदरन बेहतर होंगी? क्या आर्थिक मोर्चे पर हमको सबसे पहले चीजों को सेट राइट करना चाहिए क्या? मैं ये समझने के लिए आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं अभी जाना चाहता हूं डिन्नी साहब के पास। डिन्नी साहब, आप क्योंकि उस इलाके को समझते हैं, आप डिप्लॉयमेंट के स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपसे जानना चाहता हूं, हमारी स्थिति और उनकी स्थिति कंपेयर कर रहे हैं, किसको कहां पा रहे हैं आप? देखिए, मैं ये मानता हूं कि जिस स्थिति में हम अप्रैल 2020 में थे, मतलब जो उस स्थिति में तो अभी है नहीं, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने मई के महीने में जो अपने आप को वहां पर तैनात किया था पैंगोंग त्सो में, जहां पर उन्होंने अपना देश का नाम और इस तरह से पूरा टेंट और टैंक और आर्टिलरी गन ये सब लगा कर रखा था फिंगर 4 तक, तो किसी को ये कोई विश्वास नहीं कर सकता था कि वो वापस जाएंगे। तो वहां से, जैसे पहले ही बताया कि पूरा यथास्थिति जैसा था वैसे के वैसे जाना एक बहुत बड़ी चीज है, उसमें कोई शक नहीं है। उसमें एक बहुत बड़ा एक विक्ट्री ही बोलूंगा मैं भारतीय सेना का और भारत का। अभी जहां तक बात PP-15, PP-17 अल्फा और गलवान की है, वहां से पूरी तरह से डिसएंगेज नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से एस्केलेशन भी स्टेप बाय स्टेप होता है, तो मेरे समझ से डीएस्केलेशन भी स्टेप बाय स्टेप ही होगा। इसके साथ मैं एक चीज और ऐड करूंगा दिनेश जी, इसमें टाइमिंग का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जैसे कल जुलाई 1 CCP 100 साल का उनका एनिवर्सरी आ रहा है, तो शी जिनपिंग के ऊपर भी प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर है कि आप यहाँ पर क्या रहे हैं, हमारे वहां पर सैनिक मर रहे हैं, लेकिन आप उसको कुछ कर, तो इसीलिए वो जितना प्रॉन्ग कर सकते हैं उतना करते करते जाएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कर्नल एस दिन्नी, और इसी बात को और इलेबोरेटेड तरीके से समझने के लिए यूसुफ ऊंझावाला के पास मैं जाने वाला हूं। क्या अपने घर में अपनी ऑडियंस को जिनपिंग के खिलाफ गुस्सा पनप रहा है? कहा यह जा रहा है PLA के भीतर भी बगावत की आवाजें बुलंद होने लगी हैं। कहा यह जा रहा है कि सेना के अंदर यह बात लगातार घर कर रही है कि अपने एम्बिशन के लिए सेना को झोंकने का काम कर रहे हैं जिनपिंग। क्या अपनी ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए, सैटिएट करने के लिए ये सब किया जा रहा है जिनपिंग की तरफ से? जरा ये भी जान ले, क्या ये भी एक एंगल है? यूसुफ ऊंझावाला। ये एंगल तो कभी भी रहता ही है कि जब एक देश एक्सटर्नल एग्रेशन करता है तो एक इसका डोमेस्टिक एक रहता ही है। और चीन की आर्थिक जो कार्यक्रम था उनका, जो डबल डिजिट ग्रोथ, वो भी एक ऐसा था कि वहाँ जो लोग हैं वो बगावत पे ना आ जाए, वो डेमोक्रेसी की डिमांड ना करे। तो ये तो हर समय एक रहता ही है, पर सब कुछ इसके ऊपर थोप देना मेरे ख्याल से सही नहीं रहेगा, क्योंकि इनका एक स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन भी है। एक तो ये है कि भारत इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है, अगर से इंडो पैसिफिक रीजन में पकड़े तो भारत ही है। और सब जो देश है आसियान वगैरह के, तो वो तो छोटे देश है जिसके ऊपर वो ऑलरेडी हावी है। तो एक बचा भारत, अगर से भारत एक सरेंडर कर देता है चाइनीज
सुपीरियरिटी जैसे वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर, तो फिर बाकी जब सब जो देश है वो फोल्ड हो जाएंगे, क्या उनको यहाँ की साइकोलॉजी मालूम नहीं है? सोचेगी भी नहीं। क्या यहाँ के लोगों की खुददारी के बारे में चीन को पता नहीं है? क्या उनको राणा सांगा की कहानी, महाराणा प्रताप के बारे में और उनको मालूम नहीं है कि हमारी रगों में किसका खून दौड़ रहा है? बेशक हमारे पास तलवार और बंदूक हो सकता है कम, लेकिन हमारे जिगरे के आगे वो छोटे हैं, क्या उनको मालूम नहीं है? मैं आपके पास जानने के लिए ये लौटूंगा, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर बता दूं। चीन भारत विवाद में कूदा पाकिस्तान। भारत को इमरान खान ने दी बेफजूल नसीहत, चीन से टकराव भारत के लिए हानिकारक। इमरान ने कहा पश्चिमी देशों से प्रभाव में चीन से न टकराए, भारत चीन से संबंध बढ़ाए, भारत को फायदा होगा। इमरान खान ने कहा तू कौन, मैं खामखा। इनसे पूछने वाला कोई नहीं है, लेकिन इनका मुंह है कि मानता नहीं। जरा ये देख लीजिए और उसके बाद मैं चर्चा में वापस लौटता हूं अपने एक्सपर्ट्स के पास और समझूंगा कि इस टिप्पणी जिसके लिए कभी किसी ने बोला भी नहीं, पूछा भी नहीं, क्यों उनकी तरफ से बोला जा रहा है, उनके हिमायती क्यों बन रहे हैं। बहरहाल जनवरी के हालात तस्वीरों के साथ वो जरा देख लीजिए और हम आपको साथ में ये भी बताने वाले हैं कि यहां पर चीन और पाकिस्तान की सेना ने तिब्बत में संयुक्त युद्धाभ्यास किया था। युद्धाभ्यास में मिसाइलें, यूएवी, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। चीन और पाकिस्तान की इन्फो वॉरफेयर की भी तैयारी है। पाकिस्तान को हाल में चीन से कई ड्रोन्स भी मिले हैं। बहरहाल यहां देखिए अब ये क्या हो रहा है, इमरान खान और ये दोनों मिलकर खेल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसीलिए हिंदुस्तान को डबल फ्रंट असर्शन करना पड़ रहा है। लेकिन यहां देखिए चीन पाकिस्तान की मिलीभगत, युद्धाभ्यास में मिसाइलें, यूएवी और ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और यहां यह भी आशंका है कि आने वाले दिनों में कोशिश यही होगी कि भारत की स्ट्रैटेजी का ध्यान भटकाया जाए। हालांकि उनको यह मालूम नहीं है कि इसको पहले ही प्रीएम्प्ट किया जा चुका है, समझा जा चुका है और भारत इस तरह की किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। पाकिस्तान की तरफ से कई ड्रोन, चीन से कई ड्रोन मिले हैं और वो ड्रोन अब इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इधर वो साफ दिखाई दे रहा है, हर गुजरते दिन के साथ हमको कहीं ना कहीं एक ड्रोन दिखाई दे जाता है। ये बात और है कि एक बार के अलावा ज्यादातर बार वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए और अब हमारे पास वो टेक्नोलॉजी भी आने वाली है जिनसे हम इनको आइडेंटिफाई करके और इनको नेस्त नाबूद भी किया करेंगे। लेकिन बदमाशी देखिए दोनों तरफ से जो चल रही है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए भारत को घेरने की कोशिश भी हो रही है। चीन और पाकिस्तान एक साथ खेल रहे हैं, या ये कह लीजिए कि पाकिस्तान को चीन अपने इशारे पर हिंदुस्तान के खिलाफ खेलने के लिए मजबूर कर रहा है और पाकिस्तान को ऐसा करने में कोई गुरेज भी नहीं। जहां से उसको पैसे मिले वो पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन इसको लेकर मैं एक बार फिर से गुरमीत साहब के पास जाना चाहता हूं। गुरमीत साहब, ये चैलेंज जैसे अब आप ये देख रहे हैं कि जो टेरर के अगेंस्ट लगी हुई हमारी वहां सेनाएं थी, टेररिस्ट के अगेंस्ट, उनमें से एक टुकड़ी को इधर हमको मूव करना पड़ा है। तो क्या हमारे लिए एक साथ दोनों जगह निपटना मुश्किल होगा या एलएसी एलओसी में ये चुनौतियां हमारे लिए नई नहीं है? दिनेश जी, इससे पहले मैं इसका जवाब दूं, मैं पहले आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूं, शाबाशी देना चाहता हूं जिस प्रकार से आप ये डिस्कशन कंडक्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अभी इसका सवाल जो जवाब है, देखिए ये जो नापाक गठबंधन है पाकिस्तान और चाइना, ये बहुत गहरा हो गया है। अभी उनकी मानसिक स्थिति के ऊपर में भी उसने एकदम घाव पैदा कर दिया है। अभी उनकी जो सोच की शक्ति है, देखिए ये जो चाइना है ये 3W यानी कि मीडिया वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा और लीगल वॉरफेयर में काम करता है और पाकिस्तान पहले ही झूठ, प्रॉक्सी और टेरर में काम करता है। अभी जो उनकी सोच समझ है इस प्रकार है कि पाकिस्तान तो एकदम पूर्ण रूप से लोन और डेब्ट में उनसे पिक गया है। और एक बात पक्का है, जो 12 फरवरी को चाइना नॉर्थ और साउथ बैंक से पीछे गया और दूसरा जो 25 फरवरी को एलओसी के ऊपर में सीजफायर किया है, दोनों ही साइड की पूरी तरह हार हुई है और भारत ने ये पूरे विश्व को और इन दोनों को एकदम बता दिया है कि ये जो एक्सपेंशनिज्म और टेररिज्म है, इन दोनों को मिलाकर जो खतरा था और दोनों ही फ्रंट के ऊपर में भारत इसको लड़ने के लिए एकदम सक्षम है और दिखा दिया है भारत की सेना ने और पूरे भारत ने, समूचे भारत ने, कि किस प्रकार इन दोनों ही जो फ्रंट के ऊपर में एलएसी और एलएसी के ऊपर में भारत तगड़ा जवाब देगा। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। एलओसी और एलएसी तगड़ा जवाब मिलेगा और अगर आर्मी वेटरन से ये कह रहे हैं तो फिर आप ये समझ लीजिए कि मिलकर रहेगा। लेकिन ये अहम खबर देख लीजिए कि चीन के कदमों में गिरे इमरान खान, चीन के दबाव में अमेरिका से टकराए। इमरान बोले अमेरिका बना रहा प्रेशर और चीन से दोस्ती तोड़ने को कह रहा अमेरिका। 70 साल से चीन पाकिस्तान में गहरा रिश्ता, इमरान खान कह रहे हैं
70 साल से गहरा रिश्ता, कहीं ये ना कह दें कि हम तो उन्हीं की कोख से जन्मे हैं। बहरहाल ये दिखा रहा है कि चीन की तरफ कुर्बत वो खुलेआम इसका इजहार करना चाह रहा है, लेकिन अमेरिका से इमदाद जो मिल रही है उसके लिए ना नहीं कहना चाहता, लिहाजा ये कह रहा है देखिए हमको मना कर रहे हैं कि आपसे ना मिलें। एक्चुअली वो दोनों हाथों में लड्डू रखना चाह रहा है। डिन्नी साहब, पाकिस्तान के मौज हैं वैसे, ये कंबल ओढ़कर जो घी पीने का उसका सिलसिला है ये चल रहा है और चलता जा रहा है। बिल्कुल दिनेश जी, आपने बिल्कुल सही बोला। इसमें मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, इसके ऐड करना चाहूंगा। और पिछले साल से जो हम देख रहे हैं, ये बात जरूर है कि एक इनका पाकिस्तान और चाइना के कोलूसिविटी या साथ में काम करने का है, लेकिन इस बार जब हमने देखा कि चाइना नहीं चाहता कि पाकिस्तान उसके साथ में खड़ा हो, क्योंकि उसके लिए बेइज्जती वाली बात है कि भाई आप एक भारत जैसे देश के साथ लड़ रहे हो और आप पाकिस्तान को भी साथ में लेकर लड़ रहे हो। ये इमेज वो पोर्ट्रे नहीं करना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान इतना अपने आप को जो बोलते हैं ना मास्टर को इंप्रेस करने के चक्कर में वो हर बार ऐसे उल्टा सीधा स्टेटमेंट्स देता है। सबसे पहली बात। दूसरी चीज आपने बिल्कुल सही बोला, वो चाहता है कि यूएस और चाइना दोनों को इस तरह से बैलेंस करके रखें ताकि दोनों से जितना पैसा मिल जाए उतना अच्छा है, क्योंकि जितना भी दोनों से जितना पैसा मिलेगा उसके बावजूद देखा ये जाता है दिन्नी साहब कि जो मोहल्ले में दादागिरी करने वाले लोग होते हैं उसमें किसका कद कितना बड़ा इससे तय होता है कि किसके छर्रे अब किसके साथ जाकर खड़े हुए हैं। तो ये छर्रागिरी इधर भी चल रही है क्या, जरा वो भी समझने की कोशिश करूंगा मैं। सुमित चौधरी, लेकिन आपके पास आ रहा हूं, ये हिंदुस्तान इसको किस तरीके से असेस कर रहा है सुमित? ये टू फ्रंट वॉर, टू फ्रंट चैलेंजेस, इसको कैसे असेस किया जा रहा है? देखिए, पहली बात तो ये झुकने की बात उसके लिए होती है जो खड़ा हो। पाकिस्तान इस समय झुका नहीं, लेटा हुआ है चीन के सामने। और ये दूसरी बात अगर आप देख लीजिए कि पाकिस्तान ना सिर्फ अभी, अगर आप देखें कि पहले अमेरिका के साथ यही राग गाता था और अब चीन के साथ गा रहा है, क्योंकि अमेरिका से फंड मिलना शुरू हो चुका। टू फ्रंट सिनारियो की बात वो पिछले साल पाकिस्तान और चीन आजमा चुके हैं। आपको याद होगा कि जब भारत और चीन का स्टैंड ऑफ चल रहा था, तब उस समय पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर चीन गए थे। उन्होंने बयान दिया था कि वो डायरेक्शन लेने के लिए चीन गए हैं, वो निर्देश लेने के लिए गए। तो ये दिखाता है कि चीन के कहने पर ही पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। पाकिस्तान चाहता था, चीन ये जानता था कि अगर पाकिस्तान ने भी कूदना शुरू किया तो फिर उसके सीपेक प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है भारत। और यही वजह है कि अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखते हुए पाकिस्तान को बहुत काम कर रखा हुआ है। जो आपने टू फ्रंट चैलेंज की बात की, पाकिस्तान के लिए ऐसा लग रहा है जैसे उसके लिए टू फ्रंट बेनिफिट है। एक तरफ वो चाइना से ले रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका से इमदाद लेता जा रहा है। अफगानिस्तान वाली सिचुएशन का फायदा उठा रहा है, अमेरिका से मदद लेता जा रहा है, चीन उसको मदद कर ही रहा है। लेकिन हालांकि चीन की मदद आने वाले दिनों में चमड़ी भी उधेड़ लेती है। अशोक सज्जनहार साहब, ये क्या ऐसे जो देश होते हैं इनके यहाँ तो मुझको लगता है कि जो इनका प्रधानमंत्री होता होगा सुबह चीन से पहले ऑर्डर लेता होगा कि आज मुझको करना क्या है। इनकी अपनी कोई डिप्लोमेसी है, अपना कोई हित है, या इन्होंने गिरवी रख दिया है खुद को? नहीं, मेरे विचार से अपनी आत्मा को गिरवी रख दिया। इनका अपना कोई वजूद नहीं है, अपनी कोई सोच नहीं है, अपनी कोई समझ नहीं है, अपना कोई हित, इसको कैसे, अपने लोगों का क्या हित है। वो तो वहाँ का देखिए जो गवर्निंग इलीट है, वहाँ की जो पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान ISI है, सीपेक भी जो है सारा उन्हीं के कंट्रोल में है। वो कोई जनरल असीम बाजवा हैं जो कि उसको वो देख रहे हैं। तो इसीलिए सभी कुछ वहाँ की जो जनता है, क्या इन्फ्लेशन हो रहा है, क्या वहाँ की आर्थिक व्यवस्था खराब हो रही है, क्या कोई निवेश नहीं हो रहा है, FATF के नीचे वो हैं, पैसा कोई आ नहीं रहा है, खाली पैसा उनको जो जिसे कहा जाए, मुझे अच्छा नहीं लगता, पर जैसे खैरात में पैसा मिलता है। नहीं, और ये बात जो कही गई इमरान खान की तरफ से सर कि अगर ऐसा कर लिया जाए तो हिंदुस्तान के लिए फायदा होगा। इतना बड़ा दुश्मन हमारा, ये तो ये वही वाली बात है कि ये इस ग्लास में अमृत है, पी लो तो फायदा होगा। ये दुश्मन बताए तो निश्चित रूप से उसमें जहर होगा। यूसुफ ऊंझावाला के पास मैं जाना चाहता हूं इसको लेकर। यूसुफ ऊंझावाला, ये कहकर पाकिस्तान ने एक्चुअली क्या करने की कोशिश की है? चीन का संदेश दिया है, पोस्चरिंग करने की कोशिश की है, कुछ और है? नहीं, आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना है कि ये ड्रोन अटैक जो हुआ है, आई थिंक इसको एक अलग थोड़ा आइसोलेटेड केस में भी देखना पड़ेगा। नॉट ओनली दैट, इमरान खान की नसीहत कि हिंदुस्तान क्या करे चाइना के मामले में। नहीं, मेरे ख्याल से अभी जो ड्रोन अटैक है उसके बारे में थोड़ा बात करना जरूरी है, क्योंकि मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान एक टेस्ट कर रहा है हमें अपना थ्रेशोल्ड चेक करने के लिए। जब बालाकोट हुआ तो उसको पता चल गया कि हिंदुस्तान अभी एक बड़े स्तर पे भी रिस्पॉन्ड कर सकता है। पहले उरी के बाद हम लोगों ने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया, अभी जब बालाकोट हुआ तो एक एस्केलेशन और हो गया। अभी पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि इस स्तर के नीचे कैसे कुछ काम किया जाए।
और तब ये उनमें लगा हुआ है। तो ये ड्रोन अटैक जो हुआ, जिसको डिनाइबिलिटी इसके अंदर बिल्ट है कि भाई हमने तो किया नहीं है, वहाँ पे लोकल जो टेररिस्ट है कश्मीर में उन्होंने किया हुआ है। तो एक डिनाइबिलिटी बिल्ड करने की कोशिश में लगा हुआ है कि उसके ऊपर कोई भारत की तरफ से आक्रमण ना हो। तो ये एक हो रहा है। तो इमरान खान का जो है तो वो तो निर्देश लेता है, वहां से चाइना से जो आता है वो तो फॉलो करता है, क्यों, और वो बोलने भी नहीं चाहता कि भाई वहां पे जब इसको कोई उइगर के बारे में पूछता है वो बोलता है हमको तो पता ही नहीं क्या हो रहा है और हम इसके बारे में पब्लिकली बात नहीं करना चाहते। तो हर तरीके से वो चाइना के अंदर तो दबे हुए हैं क्योंकि वहां से पैसा आता है उनको। सही बात, वहां के लिए ब्रदरहुड उनका वो ताक पर रख देते हैं। मैं आपके पास लौटता हूं, एक अहम खबर बताने के लिए लौट रहा हूं इधर। चीन का वर्चस्व खत्म करने की तैयारी में अमेरिका, अरबों डॉलर खर्च करके अमेरिका इस बात की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी सीनेट से $250 बिलियन का बिल पास किया गया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करेगी अमेरिकी सरकार। टेक्निक से लेकर डिफेंस तक में चीन को चुनौती देगा अमेरिका। तकनीक से लेकर डिफेंस तक में चीन को चुनौती देने की तैयारी में है अमेरिका। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि उसी चीन के साथ मिलकर भी तो बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं। यहां तक कि कई जगहों पर आप देख रहे हैं अभी जो इतना बड़ा बायो वेपन और बायो टेरर की बात की जा रही है, वहां पर भी कई एक्सरसाइजेज ज्वाइंट थी जिसमें वायरस का नेचर समझना, उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग, उसकी स्टडी और उसके बाद कोई एक वैक्सीन बनाना, ये सब काम भी तो आखिर साझे में किए। इस तरह के दुश्मन के साथ जिसके खिलाफ आप इतनी बड़ी सोच रख रहे हैं, आप क्या उसके साथ इतने महत्वपूर्ण काम साझे में कर सकते हैं संदीप थापर साहब? देखिए, ये दो अलग सी चीजें हैं। चाइना का जो महत्व है एज ए इकोनॉमिक पावर, एज ए वर्ल्ड पावर, वो डिनाई नहीं किया जा सकता। इस टाइम चाइना की इकोनॉमी हम सबको पता है कि टॉप 3 नेशंस में है और उनकी जो ट्रेड सरप्लस है हमारे साथ तो है ही, अमेरिका के साथ भी है। तो ये झुटलाया नहीं जा सकता कि चाइना एक शायद अमेरिका के बाद वर्ल्ड पावर है। तो उसको आप टोटली आइसोलेट नहीं कर सकते। यस, उसको आप तकलीफ में डाल सकते हैं, लेकिन अमेरिका जो मर्जी करे, ये हमें मानना पड़ेगा। अमेरिका जो मर्जी करे, जितना मर्जी हम क्वाड बना लें, चाइना को घेरना काफी मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा नामुमकिन है, काफी मुश्किल है किसी भी देश के लिए। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये हमेशा हमारी स्ट्रैटेजी में, प्लानिंग में होना चाहिए। स्वॉट एनालिसिस नहीं करते, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट सब नहीं समझ लेते अपने दुश्मन के बारे में, तब तक आप क्या कीजिएगा? ये इंपॉर्टेंट बात है जो थापर साहब ने कही है। लेकिन ये देखिए, एक और एंगल देखिए। प्रोपेगेंडा वीडियो में चीन की चोरी पकड़ी गई। चीन चोर है और उसकी चोरी पकड़ी गई। तेजस का वीडियो चुराया, भारत के तेजस का वीडियो चुराया, अपना बताकर दिखाया। अमेरिका ने चीन की चोरी की खोली पोल। भारत के तेजस फाइटर का 2013 का वीडियो चुराया था। देख लीजिए, दोनों वीडियो देखिए। दाईं तरफ असली वीडियो दिखाई दे रहा है, बाईं तरफ सिर्फ ब्लू फिल्टर लगा दिया गया है कलर करेक्शन में और एज इट इज चिपका कर बताया गया है ये तो हमारा है। रिवर्स इंजीनियरिंग करके दूसरे की टेक्नोलॉजी अपनी बताना, दूसरे के वीडियो को अपना बताकर प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करना, अशोक सज्जनहार साहब, और पकड़े जाना। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर में तो चीन सबसे आगे है और जो इसने इतनी महारत हासिल की है। देखिए, उनके जो वो आइडियोलॉग थे सुन त्सू, उन्होंने कहा था अपनी जो भी लड़ाई है उसको जीत लो विदाउट फायरिंग अ सिंगल शॉट। तो अब वही ये प्रयास कर रहे हैं। आप याद होगा, चाहे वो डोकलाम में रहा हो 2017 में या पिछले साल गलवान से पहले। सर, वो इस तरह की बेशर्मी के लिए भी तैयार रहता है क्या कि जब हम ये वीडियो दिखाएंगे और पकड़े जाएंगे कि ये तेजस का वीडियो था, ये इसके लिए भी तैयार रहते हैं डिन्नी साहब कि जो होगा देखा जाएगा? देखिए दिनेश जी, मैं उसी के संबंध में ये बताना चाहूंगा कि जैसे इंपॉर्टेंट खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, वो आप सबको बता देना चाहता हूं मैं। पाकिस्तान की संसद में इमरान खान का बहुत बड़ा बयान। आतंकी लादेन को मारने की इजाजत देना गलत था। इमरान खान ने कहा, क्या हमें अमेरिका अपनी जमीन पर ड्रोन गिराने की इजाजत देगा? इमरान खान ने अलकायदा के लोगों को अपना आदमी बताया। अलकायदा के लोगों को अपना आदमी बताया। ऑन रिकॉर्ड संसद के अंदर कहा, लादेन के मामले में अमेरिका को यहां तक आने देना हमारी भूल। और इससे उजागर होता है, कहते हैं कि आपके हीरो जो होंगे, आपके देवता जो होंगे, आपके आइडल जो होंगे, उसी लाइन पर आप चलेंगे। देख लीजिए पाकिस्तान का आदर्श कौन है और क्या गलती मान रहा है वो। हालांकि ये गलती इतने दिनों बाद क्यों हो रहा है इनकी आत्मा में ये जागरण, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन अपने मेहमानों का बहुत धन्यवाद करूंगा, वक्त नहीं है वरना इस बारे में भी इनपुट लेता। सर,
बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और मेरे दर्शकों का भी बहुत आभार। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।